आज हम लोग लोकसभा और विधानसभाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की बात करेंगे। इनका प्रावधान कहाँ है, ये किन किन वर्गों के लिए आरक्षित हैं और इसका उद्देश्य क्या है तथा इसका इतिहास क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं में जिन वर्गों को सीटें आरक्षित हैं वो हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं। इनका उल्लेख संविधान में ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330, 330 ए, 331, 332, 332 ए, 333, 334, 334 ए, इतने अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है। दरअसल ये जो सीटें आरक्षण की बात है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। दरअसल इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से ही होती है, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा था और स्वतंत्र भारत में जो व्यवस्था संविधान में की गई उसका उद्देश्य दूसरा है। ब्रिटिश लोगों का उद्देश्य था फूट डालो और राज करो, और वे फूट डालो और राज करो नीति के तहत भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे थे। और उन लोगों ने पार्लियामेंटो सुधारों के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया, एक तरह से उनके लिए सीटें आरक्षित की, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल में मुस्लिम उम्मीदवार ही होते थे और मुस्लिम मतदाता ही होते थे, यानी मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवारों को वोटिंग करते थे, तो एक तरह से उनके लिए सीटें आरक्षित थी। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम में ये व्यवस्था की गई। फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम में इसका विस्तार किया गया। अब सिखों को भी पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। फिर साइमन आयोग आया। साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए, उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए और उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अम्बेडकर भाग लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी वर्ग से आते थे, दलित वर्ग से आते थे। दलित वर्ग की समस्याओं को लंबे समय से अनुभव किए थे। वो इस वर्ग की समस्याओं को जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक भारत में ये वर्ग जैसे आज पिछड़ा है, हर प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो पिछड़ा रहे। उनका मानना था कि अगर इन्हें अपने अधिकार और इनको अपना हक दिलाना है तो इन्हें राजनीतिक रूप से भी आगे आना चाहिए, चूँकि यह ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने राजनीतिक अधिकारों का ये प्रयोग कर पाएंगे। ऐसे में इन्हें इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस संबंध में बातचीत हो रही थी, लेकिन गांधी जी भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की ओर से। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका मानना था कि सांप्रदायिक आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल की, वैसा अनुसूचित जातियों और दलितों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है। यदि ऐसा किया जाता है तो जैसे ये हिंदू धर्म में अभी अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, तो ये सदैव के लिए वैसे बने रहेंगे। तो इस आधार पे वो इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि उस गोलमेज सम्मेलन में कोई फैसला नहीं हुआ। बाद में 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की और उसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों या दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया। यह बात गांधी जी को पता लगी। गांधी जी उस समय पूना के अरवदा जेल में बंद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी चक्कर में गांधी जी इस बात को सुन के बहुत दुखी हुए और वो वहीं आमरण अनशन, जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। तब पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालचारी के प्रयत्नों से गांधी और अंबेडकर में एक समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर को आमरण अनशन किए और 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था प्रांतीय विधायिकाओं में जो की गई थी 71 सीटों के लिए की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया कि आप 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित कर लीजिए, लेकिन ये पृथक निर्वाचक मंडल वाला सिस्टम न रखिए, संख्या आरक्षण की बढ़ा लीजिए। हमारे अपने लोग ज़्यादा सीटें पाएँ तो हमें कोई समस्या नहीं है। तो वो सीटें
71 से 147 बढ़ाने पर सहमति बनी। दूसरी केंद्रीय विधायिका में भी कहा गया कि वो उसमें भी जितनी सीटों पे आपको पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है उसमें भी लगभग 18% सीटें बढ़ा लीजिए, वो अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक, तो ये इसी बात पे समझौता हुआ। गांधी अम्बेडकर समझौते के नाम से, पूना समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को महसूस किया, डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं थे, और ये कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको इनका अधिकार, इनका हक दिलाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में इनके लिए सीटें आरक्षित करनी चाहिए। अनुच्छेद 330 में कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ये सीटें कितनी आरक्षित रहेंगी? इनकी जनसंख्या के अनुपात में। यानी 330 क्या कहता है? लोकसभा में किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। प्लस कर लीजिए, ये सीटें कितनी आरक्षित रहेंगी? ये कहा गया इनकी जनसंख्या के अनुपात में। जिस राज्य में इनकी जितनी जनसंख्या है, उस राज्य में इनकी जितनी सीटें उस राज्य को दी गई हैं, उसमें से उतनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी। 330A जो बाद में जोड़ा गया, 106वें संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है 2023 में। 106वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 2023 में। इसमें कहा गया कि महिलाओं को लोकसभा में, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें लोकसभा में आरक्षित रहेंगी। महिलाओं के लिए कितनी? 1/3। इनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं है, इनकी 1/3 है। अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या है? जनसंख्या के आधार पर है, और इनकी क्या है? 1/3 सीटें हैं। जनसंख्या तो इनकी लगभग 50% है, लेकिन सीटें इनकी 1/3 आरक्षित रहेंगी इनके लिए। 331, ये 331 जैसे यहाँ लोकसभा में बात की जा रही है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वैसे ही 131 में विधानसभाओं में आरक्षण की बात की जा रही है। यहाँ भी कितना? जनसंख्या के आधार पर, जितनी जनसंख्या है उसी अनुसार। यहाँ भी आधार क्या है? जनसंख्या आधार है। 331 विधानसभाओं में नहीं, बल्कि 331 भी लोकसभा के लिए है। लोकसभा में किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस ये कहता है, 331 ये कहता है कि अनुच्छेद 81 के होते हुए भी, अनुच्छेद 81 की किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा के लिए। तो ये 331 एंग्लो इंडियंस के लिए मनोनयन की बात करता है। 332 विधानसभा की बात करता है। जैसे यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है, वैसे ही विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है कि इनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ये भी किस अनुपात में रहेंगी? जनसंख्या के अनुपात में रहेंगी। जैसे राज्य की जनसंख्या में जितना अंश अनुसूचित जाति का है उतनी सीटें उनके लिए, जितना अंश अनुसूचित जनजाति का है उतनी सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। 332 ये कहता है कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जैसे 330A लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी, वैसे ही 332 से विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी, ये बात कहता है। अब ये महिलाओं की जो सीटें आरक्षित हैं, ये तो 1/3 सीटें हो गई। यहाँ जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसमें भी 1/3 महिलाओं की होंगी, और सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, सामान्य की जो सीटें हैं उसमें भी 1/3 महिलाओं की होगी। तो महिलाओं की सीटें जो आरक्षित हैं वो सिर्फ सामान्य सीटों में 1/3 नहीं है, बल्कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं इसमें भी 1/3 अनुसूचित जाति की महिलाएं होंगी और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं होंगी। वैसे ही यहाँ भी विधानसभाओं में भी वही प्रावधान है।
333 यहाँ विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस की बात करता है, विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस की बात करता है, राज्यपाल द्वारा इनके मनोनयन की बात करता है। वैसे ही 334 कहता है कि यह आरक्षण कब तक रहेगा। किसका आरक्षण? अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एंग्लो इंडियंस का। 334 में 3 लोग हैं, कौन कौन? अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और एंग्लो इंडियंस हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस को ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कब तक दिया जाएगा? तो कहा जा रहा है कि संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष तक, यानी 1960 तक। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है, तो संसद ने निरंतर इसे बढ़ाया है। अभी तक ये बढ़ता आया है, एंग्लो इंडियंस को छोड़ के अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें बढ़ती आई हैं। 334 से क्या कहता है? ये कहता है कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कब तक रहेगा। महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कब तक रहेगा, ये 334 ये कहता है। तो इन अनुच्छेदों में जो बातें कही गई हैं सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है, आपसे क्रम मिलवाया जा सकता है, तो इसका ध्यान रखें। ठीक, अब यहाँ जो एंग्लो इंडियंस की बात की जा रही है, एंग्लो इंडियंस होता कौन है कौन? एंग्लो इंडियंस के विषय में कहा गया है कि वे जिनके पिता या प्रपिता यूरोपियन थे और उनका जन्म यहाँ हुआ था तथा वो यहाँ अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, अस्थायी निवास नहीं कर रहे हैं, अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उन्हें एंग्लो इंडियंस माना जाएगा, यानी जिनके पिता और प्रपिता यूरोपियन थे। तो एंग्लो इंडियंस के विषय में ये कहा गया 104 संविधान संशोधन के तहत जो ये 10-10 वर्ष सीटें जो अवधि बढ़ाई जा रही थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए, 104 संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की अवधि तो बढ़ाई गई, लेकिन एंग्लो इंडियंस की जो 2020 में समाप्त हो रही थी उसको नहीं बढ़ाया गया। यानी अब एंग्लो इंडियंस का मनोनयन नहीं होगा, उस एंग्लो इंडियंस के विषय में कुछ कहा नहीं गया यानी बढ़ाया नहीं गया, तो वहीं वो समाप्त हो गया। यानी यह जो है यह यहीं समाप्त हो गया और यह यहीं समाप्त हो गया, 331 और 333। ठीक, महिलाओं संबंधी जो प्रावधान है वो 106वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 2023 में संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत क्या कहा गया कि 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी, 1/3 सीटें सामान्य वर्ग की सीटों में से भी 1/3 रहेंगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से भी 1/3 अनुसूचित जाति की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। वही प्रावधान विधानसभाओं के लिए भी किया गया। महिलाओं के लिए ये जो सीटें आरक्षित हैं ये कब से प्रभावी होंगी और कब तक बनी रहेंगी? ये कहा गया कि 2023 के बाद जो जनगणना होगी उसके जो आंकड़े प्रकाशित होंगे उसके बाद जो परिसीमन होगा उसके तहत ये सीटें निर्धारित की जाएंगी और ये 15 वर्ष के लिए 2023 से 15 वर्ष के लिए रहेंगी। हालांकि संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। ठीक, तो ये 15 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है, अभी लागू नहीं है। लागू कब होगा? जब 2023 के बाद जो जनगणना होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, परिसीमन होगा, तब ये सीटें निर्धारित होंगी, तब ये लागू होगा। इसमें भी कहा गया कि कोई भी प्रावधान जो विद्यमान लोकसभा और विधानसभा है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक, अब महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया ये क्यों किया गया? दरअसल महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा और विधानसभाओं में वो बहुत ही कम है, जनसंख्या का ये 50% हिस्सा है, लेकिन भारतीय समाज प्रतिशतात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिलाओं को राजनीति में नहीं आने दिया जाता है। फलस्वरूप 10 से 15% इनका प्रतिनिधित्व लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक देखने को मिलता है। तो एक आधी आबादी जो कि विधायिका में नहीं आ पा रही है, अगर महिलाओं को ये माना जाता है कि अगर वो विधायिका में आए तो महिलाओं संबंधी कानूनों पे वो अधिक सिंसियर होगी और महिलाओं संबंधी जो पिछड़ेपन है उसको दूर करने में वो तत्परता दिखाएंगी। यानी पूरी आधी आबादी की भलाई के लिए ये कार्य करेंगे।
अन्य लोगों के लिए तो कार्य, पुरुषों के लिए तो कार्य करेंगी, लेकिन इन विषयों, महिलाओं संबंधी विषयों और बालकों संबंधी विषयों पर ये अधिक सिंसियर होंगी। साथ में आधी आधी आबादी को हम प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि हम पूर्णतया लोकतांत्रिक हैं। इसकी मांग बहुत पहले से उठाई जा रही थी। कई बार सदन में विधेयक आया, पारित नहीं हो पाया। अंततः 106वें संविधान संशोधन के तहत ये संविधान का अंग बन गया। हालांकि महिलाओं के संदर्भ में आरक्षण संसद ने पहले किया है स्थानीय निकायों में। जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो नगरीय निकाय हैं, नगरीय स्थानीय निकाय हैं, उनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वो 1/3 सीटों पर महिलाएं तो काम कर ही रही हैं, साथ में उनका प्रतिनिधित्व तो 1/3 से अधिक देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं किसी राज्य में तो 50% प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। वो अच्छा नेतृत्व कर रही हैं। तो हमारे सामने एक उदाहरण भी है कि वो अगर राजनीति में, स्थानीय निकाय में अच्छा नेतृत्व कर रही हैं, तो यहाँ वो अच्छा नेतृत्व करेंगी, ऐसा माना जा सकता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में किस राज्य में सर्वाधिक हैं अनुसूचित जाति के लिए, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आपसे क्रम मिलवाया जा सकता है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, वर्तमान में जो सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित है 17 सीटें, फिर पश्चिम बंगाल में 10 सीट आरक्षित है, फिर तमिलनाडु में 7 सीट आरक्षित है, फिर बिहार में 6 सीट आरक्षित है। वैसे ही अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक सीट मध्य प्रदेश में आरक्षित है, 6 सीट मध्य प्रदेश की है। वैसे ही 5 सीट उड़ीसा, दोनों की बराबर है, उड़ीसा और झारखंड में। ऐसे ही 4 सीटें छत्तीसगढ़ में आरक्षित हैं। ऐसे ही गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक, जहाँ तक संघ शासित क्षेत्रों का सवाल है तो संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति में सिर्फ एक ही संघ शासित क्षेत्र में 1 सीट आरक्षित है, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1, और यहाँ पर 1 सीट लक्षद्वीप में आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए, और 1 सीट आरक्षित है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव में। ठीक, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और कि ये जो सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इनका परिसीमन हो सकता है कि नहीं, ये परिवर्तित हो सकती हैं कि नहीं। जनसंख्या का अगर वितरण परिवर्तित होता है तो ये सीटें परिवर्तित हो सकती हैं कि नहीं, यानी इनका परिसीमन हो सकता है या नहीं। परिसीमन के संबंध में 84वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि ये जो पूरे लोकसभा और विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो 2000 तक बढ़ेंगी नहीं, वैसे यथावत बनी रहेंगी। फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया, ये 2000 वाली समय सीमा पूरी हो रही थी, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कहा गया कि 2026 तक ये नहीं बढ़ेंगी, 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसी के अनुसार ये बढ़ेंगी, अन्यथा नहीं बढ़ेंगी। 2026 तक इन पर रोक लगाई गई। लेकिन ये कहा गया कि 2026 तक ये कुल सीटों में, कुल सीट परिवर्तित नहीं होंगे, जिस राज्य को जितनी सीटें दी गई हैं उतनी बनी रहेंगी। लेकिन ये जो आरक्षित सीटों का परिसीमन है राज्य के अंदर, ये होगा, आरक्षित सीटों का जो परिसीमन है ये होगा। इसका आधार 1991 की जनगणना होगी। लेकिन फिर 87वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 1991 की जनगणना आधार नहीं बनेगी, बल्कि 2001 की जनगणना इसका आधार बनेगी, और उसी अनुसार इनका परिसीमन किया गया है। ठीक, एक बात और, असम के जो स्वायत्त शासित जिले हैं उनके लिए अलग प्रावधान है,
ये कहा गया कि असम के स्वशासित जिलों में जो जनजाति रहती है, असम की जनसंख्या से उसका जो अनुपात है उसी अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, और लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। और उन सीटों में उस स्वशासित क्षेत्र के बाहर का कोई क्षेत्र शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की बात हो गई। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक।